नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। जी हां, 12 तारीख को वोटिंग है। 10 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा 68 सीटों के लिए। दरअसल हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। देवभूमि हिमाचल। जी हां, हिमाचल की कई खूबियां हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सेब के बागान हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हिमाचल के बारे में जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जिससे हो सकता है कि हमारे कई दर्शक वाकिफ ना हो। दरअसल हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो अधिकतर किसी अपवाद को छोड़ के हर 5 वर्ष में अपनी सरकार बदल देता है। आप कहेंगे, क्या अब भी ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सारे अपवादों को तोड़ा है। अपवाद टूटते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर जो एक परंपरा चली आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक ऐसी चीज, एक ऐसा तथ्य शायद जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। जो बात मैंने विशेषज्ञों से की, जो बात मैंने अपनी डिबेट्स में जो विश्लेषक होते हैं उनसे की, जो बात वहां के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे की, या वहां के जो रहने वाले लोग हैं जब बात उनसे की, तो एक तस्वीर उभर कर आती है। हिमाचल एक पढ़ा लिखा स्टेट है। लिटरेसी रेट तो बहुत ज्यादा हाई है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स काफी हैं। 68 सीटें हैं, छोटा राज्य है। मुश्किल से 55-60 लाख वोटर्स होंगे। 4 लोकसभा की सीटें हैं और आर्मी के अंदर काफी लोग हैं। तो मैं कुछ मुद्दे जो हिमाचल के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हैं उनकी बात करूंगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है कि हिमाचल में आप जितनी बड़ी मन मर्जी से रैली करना चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना मन पहले ही बना चुके होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है ये। तो अगर आपको रैली में 1 लाख की भीड़ भी नजर आ जाए या 50,000 की भीड़ नजर आ जाए, तो उससे ये अंदाजा मत लगाइए कि ये सारे जिसको सुनने आए हैं उसको वोट देने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मुझे लगा कि इतने लोग आए तो अब तुम जीत गए हैं, लेकिन हम तो चुनाव हार गए। यही खास बात है हिमाचल के वोटर की कि वो पहले से मन बना लेते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसकी रैली में किसी का भाषण सुनने जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो उनके जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं या सभाएं हैं या संसाधन हैं, उस पर मत जाइए, क्योंकि हिमाचल का वोटर पढ़ा लिखा है, सारा का सारा प्रबुद्ध है, यंग है, और वो अपना मन बना चुका है करीब करीब। दूसरी एक महत्वपूर्ण तथ्य जिससे मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और ये जानकारी भी मुझे हमारे विशेषज्ञों विश्लेषकों से ही प्राप्त होती जो हम आप तक पहुंचाते हैं, कि अधिकतर हिमाचल का वोटर सरकार में जो होता है उसे जिताने के लिए वोट नहीं करता, उसे हराने के लिए वोट करता है। जी हां, हिमाचल का वोटर हराने के लिए वोट करता है कि हराना किसको है, जिताने के लिए वोट नहीं करता है। और यह तथ्य मेरे लिए भी चौंकाने वाला है और दर्शकों आपके लिए भी चौंकाने वाला है कि हिमाचल का वोटर जब बाहर निकलता है तो वो ये सोचकर निकलता है कि मुझे हराना किसको है, न कि ये कि मुझे जिताना किसको है। ये चीज आपको बहुत कम राज्यों में
सुनने को मिलेगी जो आपको हिमाचल में मिलती है। दरअसल मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बात नहीं करना चाहती है। एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा, मंदिर मस्जिद, उस पर बात नहीं करेगी क्योंकि वहां की अधिकतर आबादी हिंदू आबादी है और वहां हिंदू मुस्लिम का कोई भी मुद्दा नहीं है। ना ही कामयाब हो सकता है, ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कामयाब हो सकता है, ना ही मंदिर मस्जिद कामयाब हो सकता है। और बड़ी आबादी वहां पे ठाकुर लोगों की है, करीब 20-22% वहां ब्राह्मण के वोट भी हैं, उनकी भी नाराजगी है। तो एक किस्म से ये ऐसा है कि जहां पे उच्च वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में है और जो ऊपर जो ट्राइबल बेल्ट है लाहौल स्पीति की, वहां वहां भी एक्चुअली उच्च जाति है, लेकिन चूंकि पहाड़ी एरिया इसलिए उनको ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। यहां पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बात नहीं करती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद की बात नहीं करेगी क्योंकि यहां पे हर परिवार में से कोई ना कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका बेटा है, पिता है, साला है, मामा है, चाचा है, काका है, ताया है, ससुर है, सास है, बेटी है। कमाल है ना? यहां परिवारवाद की बात करके भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी क्योंकि यह सारे लोग ऐसे हैं। तो परिवारवाद की बात करना यहां पे बीजेपी के लिए गुनाह है, बल्कि नड्डा साहब के जो क्लोज थे, उनको टिकट ना देके अपनी जान बचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन नड्डा के लिए चुनाव बहुत बड़ा है क्योंकि नड्डा की ये अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस चुनाव में भाजपा को अपनी ही स्टेट में जिता नहीं पाती है कि उनकी क्षमताओं पर भी काफी प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि क्या नड्डा इस काबिल हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिता सकें। दूसरी बात वहां पे नड्डा ग्रुप और प्रेम कुमार धूमल ग्रुप के बीच में जो राइवलरी है बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दो गुट आमने सामने, बगावत इतनी बड़ी कि जैसे दो सेनाएं सामने खड़ी हों, कोई किसी को देखकर राजी नहीं। प्रेम कुमार धूमल को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में षड्यंत्र के अंतर्गत हरवाया था ताकि वो मुख्यमंत्री ना बने, कोई भूला नहीं है। हालांकि उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए मोदी जी उस परिवारवाद की बात नहीं करते हैं। उन्हें गांधी का परिवार याद आता है, लेकिन हिमाचल में जो पचासों परिवारवाद के जो किस्से हैं भाजपा के, उस पर वो कमेंट नहीं करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उतनी ही बड़ी हिपोक्रेट है जितनी कोई अन्य पार्टी इस देश के अंदर है। तो एक किस्म से कहा जाए, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, हिमाचल को आप मोटा-मोटा 2 भागों में बाँट सकते हैं। जैसे एक आप कहते हो कि लोअर हिमाचल है, एक अपर हिमाचल है। तो ज़्यादा करके देखा गया कि जो हायर जो रीचेज़ ऑफ हिमाचल हैं, वहाँ पे कांग्रेस का राज होता है। जो लोअर हिमाचल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं। लोअर हिमाचल में पंजाब से लगे हुए जो बहुत सारे जिले हैं, ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, सारे हैं। और नॉर्थ में क्या होता है, शिमला जो है बेसिकली वो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सेब ग्रोवर्स हैं वहां पर सारे के सारे हैं। अधिकतर सीटें जो है कांगड़ा से आती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है 15 सीटें आती हैं 68 में से। तो कहते हैं शिमला का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है और जो भी व्यक्ति कांगड़ा के अंदर 15 में से 10 सीटें जीत जाता है, वो सरकार बना जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ब्राह्मण लॉबी बहुत नाराज है शांता कुमार वाली, क्योंकि 23% उनके पास जो देखा जाए तो वोट्स हैं, लेकिन उनको जो सीटें दी गई हैं 68 में से जो वोट दिए गए हैं, मुश्किल से 8-10 भी नहीं दिए गए, उससे भी कम है। नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि यहाँ का वोटर हराने के लिए वोट करता है, जिताने के लिए वोट नहीं करता है। उसे पता है कि मुझे हराना किसको है और वो वहां जाके वोट करके आता है। एक अन्य मुद्दा ओपीएस का, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, जिसमें करीब करीब आप समझ सकते हो कि आधे एम्प्लॉय 1,30,000 के करीब करीब ओल्ड पेंशन स्कीम में है और 1,20,000 के आसपास न्यू पेंशन स्कीम में है। इनको प्रियंका गांधी ने ऑलरेडी कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आएंगे, जैसे राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, या अभी पंजाब के अंदर भी लागू कर दी गई है। तो यहां भी आते सार, तो ये जो वोट हैं बहुत बड़े वोट गिने जा सकते हैं। ये 1 सवा लाख जो लोग हैं,
4 व्यक्तियों को साथ लेके आते हैं, लगभग 5 लाख वोट। अब हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां पे टोटल वोट ही 50-60 लाख है, तो वहां 5 लाख वोट जो है इधर का चुनाव उधर कर देते हैं, क्लीन स्वीप कर देते हैं और अधिकतर सीटों के फैसले 1000 वोट, 2000 वोट, 1500 वोट, 800 वोट, 700 वोट से हो जाते हैं। बड़े मार्जिन्स नहीं हो पाते हैं वहां पर। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम के जो एम्प्लॉई हैं, वो सीधा वोट देने जा रहे हैं कांग्रेस को, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कुछ यंग वोटर्स भी हैं वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहली बार वोट करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स भी हैं वो, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद शायद कांग्रेस इस समय ज्यादा सफल होती दिखाई दे रही है, हवा का रुख उधर है और भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, डिलीवर नहीं करती है। ये उनके मन में भी बात बसी हुई है। धूमाल को, प्रेम कुमार धूमाल की बात करें जिसको कि षड्यंत्र के अंतर्गत हटाया गया था, प्रेम कुमार धूमाल को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9वां स्थान दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि किस ढंग से उस लॉबी को हटाने के लिए नड्डा साहब बेकरार हैं, क्योंकि ये नड्डा वर्सेस धूमल इलेक्शन है, मैं आपको पहले बताऊं। और कांग्रेस तो खैर आ ही रही है, लेकिन नड्डा साहब की नाक का प्रश्न है कि क्या वो धूमल को फिर से मिट्टी में मिला सकते हैं, जो बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। और उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो करीब करीब 40 हैं, 9वें नंबर पर रखा गया है। जयराम ठाकुर भी उनसे ऊपर हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और सुरेश कश्यप जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं हिमाचल के, उनको भी उससे ऊपर रखा गया है। हालांकि मोदी जी प्रेम कुमार धूमल का नाम लेते हैं, लेकिन असलियत में उनको एक किस्म से धूल मिट्टी चटा के रखी हुई कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप 78 साल के हो, आप घर बैठिए। लेकिन प्रेम कुमार धूमल ने एक चाल चली थी और पहले कह दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और एक किस्म से बगावती सुर पहले निकल के आए थे। अपनी चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा था कि अगर आपको कोई चीज मार सकती है इस पूरे इलेक्शन में तो वो बगावत है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चीज मारेगी तो बगावत ही मारेगी। यहां पर एक ऐसा भी एक दृश्य उभर कर आ सकता है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो बगावती उम्मीदवार हैं, बड़ी संख्या में जीत के आए। 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन वो जीत कर आएंगे, और या फिर वो ऐसा डेंट मारेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 44 से ज्यादा बगावती उम्मीदवार हैं, उसमें 2/3 भाजपा के हैं। तो वो मान मनोबल कर रही है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, और वो डेंट तो मारने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, नाराजगी बहुत ज्यादा है। लोअर हिमाचल में अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां आर्मी के अंदर जाते हैं, और जो अग्निपथ स्कीम है इसके प्रति बहुत रोष है, और लोग पूछते हैं कि क्या 3 साल के बाद, 4 साल बाद जब मेरा बेटा घर आएगा तो क्या नौकरी करेगा, वो कहां जाएगा, वो रोटी कहां से खाएगा। ये मुद्दे तो वाजिब है, मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। ये नाराजगी जो सामने है अग्निपथ स्कीम के प्रति, वो भी बिल्कुल सामने है। यंगस्टर्स की नाराजगी है, जो बुजुर्ग हैं उनकी नाराजगी है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सोलन की रैली में कहा था कि ना केवल ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी, बल्कि 1 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, मैं उनको भी तुरंत भरने का आदेश दूंगी। अब उसके संसाधन है नहीं है वो अलग बातें हैं, लेकिन चुनाव के अंदर वादे किए जाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें परेशान करती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो आखिरी मुद्दा मैं बताता हूं, कि आज हर घर के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक चीज की चर्चा है, जो हिंदुस्तान में भी है, वो है भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंस, अहंकार। ये 10 सिर वाला रावण नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये 100 सिर वाला रावण है, और इसका अहंकार इतना ज्यादा है। इसके नेताओं की बोली देखिए, प्रवेश वर्मा हो या कोई और हो, एक लाइन से ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, और ये अपने आप को देवताओं के देवता यानी कि अब तो महादेव समझना शुरू हो गए हैं, और ये एरोगेंस है। भारत की जनता का एक विशेष रूप होता है, जहां पर भारत की जनता जो है एक किस्म से करप्शन को बर्दाश्त कर सकती है, ये कुछ कई चीजों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं करती, अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी के जो क्या कहते हैं, जो नेता हैं सारे, हिमाचल की नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, जो अहंकार है और रावण से बढ़कर है।
रावण के तो 10 सिर थे, इनके 100 सिर हैं और अहंकार ऐसा सर पर इनके चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि एक दिन महाकाल ही आएंगे और वही इनका विनाश करेंगे। और यहां पर जो महाकाल है वो है जनता। तो हिमाचल के अंदर जो हवा है बहुत गर्म है, भाजपा के लिए गर्म है। सत्ता के खिसकने के अगर रियल चांस इन चुनाव में कहीं पे हैं तो हिमाचल में है। यानी कि सर्दी की ठंड में शिमला की वादियों में जो गर्माहट भाजपा को महसूस हो रही है, उसकी आहट अभी से लोगों को आनी प्रारंभ हो गई है। तैयार रहिएगा, हो सकता है हिमाचल में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने खड़ा हो। ऐसी आशा अब बंधनी शुरू हो गई है। बाकी तो मतदाता डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बात फिर से एक बार कह दूं जो मैंने शुरू में कही थी, हिमाचल का मतदाता जिताने के लिए वोट नहीं करता है, हराने के लिए वोट करता है। और जब वो मन बना लेता है कि मुझे हरा देना है, तो फिर कोई उससे बच नहीं पाता है। उसको बड़ी लंबी चौड़ी हजारों लाखों की रैलियों से जज मत कीजिएगा। रैली में लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, वोट उसी को देंगे जिसको उनका मन चाहेगा, यानी कि जिसको वो हराना चाहते हैं। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं से पहुंचते हैं आपके पास बेहतरीन विश्लेषण। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।